जो 700 वर्षों तक शिक्षा का सबसे बड़ा गढ़ बना रहा। यह बौद्ध शिक्षाओं के लिए एक आवासीय परिसर के रूप में कार्य करता था। नालंदा का नाम संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान का निरंतर प्रवाह। यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और इसे अनेक देशों से विद्वानों ने सराहा। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के साथ मिलकर भारत के प्रमुख शिक्षण केंद्रों में से एक था। ये विश्वविद्यालय 4वीं से 9वीं सदी के बीच स्थापित हुए थे, जो ज्ञान का केंद्र बने। पाणिनि, संस्कृत व्याकरण के महान आचार्य, ने इस विश्वविद्यालय में शिक्षा दी। उनके योगदान ने संस्कृत की शिक्षा को एक नई दिशा दी, जिसे आज भी याद किया जाता है। गुप्त साम्राज्य के दौरान नालंदा ने बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरना शुरू किया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विद्वान यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त करते थे, जिससे इसका ज्ञान बढ़ा। यूएन संग, एक चीनी बौद्ध और विद्वान, ने नालंदा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उनके यात्रा वृत्तांत से हमें नालंदा की शिक्षा प्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नालंदा का निर्माण गुप्त साम्राज्य के दौरान हुआ था और यह कुमागुप्त, राजा हर्ष और पाल साम्राज्य के समय में विकसित हुआ। यह स्थान हमेशा ज्ञान का द्योतक बना रहा। इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक होते थे, जो इसे एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बनाते थे। यहाँ ज्ञान का आदान प्रदान एक नियमित प्रक्रिया थी। नालंदा में प्रवेश पाने के लिए छात्रों को उच्च स्तर की ज्ञान की आवश्यकता होती थी और उन्हें एक कठिन परीक्षा पास करनी होती थी। यह प्रक्रिया यहाँ की उच्च शैक्षणिक मानक को दर्शाती है। नालंदा के शिक्षकों ने छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान दिया, जिससे प्रत्येक छात्र को बेहतर शिक्षा का लाभ मिला। यहाँ एक शिक्षक पर 7 छात्रों का ध्यान रखा जाता था, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहती। गणित और खगोल विज्ञान में नालंदा के योगदान को विशेष माना जाता है, जहां आर्यभट्ट ने जीरो की अवधारणा दी। यह उपलब्धि आज की तकनीक के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुई है। उच्च शिक्षा के लिए नालंदा का नाम विश्वभर में प्रसिद्ध था, जिससे कई विदेशी छात्र यहाँ अध्ययन करने आते थे। इस विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषयों में गहन ज्ञान प्रदान किया। हालांकि नालंदा पर 3 प्रमुख हमले हुए, जिनमें से पहला हंसों द्वारा था। ये हमले नालंदा की शैक्षणिक समृद्धि को प्रभावित करते रहे। इसके बाद दूसरा हमला बंगाल के राजा द्वारा राजनीतिक कारणों से किया गया था। इस हमले के बावजूद नालंदा ने पुनर्निर्माण में सफलता प्राप्त की। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला बख्तियार खिलजी द्वारा 1193 में हुआ। इस हमले ने नालंदा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और यह ज्ञान का एक बड़ा क्षति की। खिलजी ने बिना दवा के इलाज की शर्त रखी, जिससे यह साबित करना था कि उनके हकीम की जानकारी सर्वोच्च है। यह स्थिति नालंदा के शिक्षण और विद्वता को चुनौती देती है। राहुल श्री भद्र ने खिलजी को कुरान पढ़ने के लिए कहा, जिससे उसकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने नालंदा की विद्या को दर्शाया। हालांकि खिलजी ने आयुर्वेद के ज्ञान को नष्ट करने का निर्णय लिया, जो उसकी ईर्ष्या और हीनता का परिणाम था। यह एक दुखद घटना थी, जिसने विज्ञान को पीछे धकेल दिया। नालंदा के पुस्तकालय को नष्ट करने और वहां के छात्रों और शिक्षकों की हत्या करना खिलजी के उरीना और प्रतिशोध का परिणाम था। इस क्षति ने ज्ञान के भंडार को हानि पहुंचाई। यूएन संघ ने नालंदा से 700 पुस्तकें लेकर जाने में सफलता प्राप्त की, जिससे ज्ञान का एक अंश पुनः प्राप्त हुआ। यह एक सकारात्मक कदम था जो इतिहास में दर्ज हुआ। नालंदा महाविहार को भस्म किए जाने के बाद इसकी पहचान खो गई थी, लेकिन 1812 में इसकी खोज की गई। यह खोज नए सिरे से ज्ञान की पुनर्स्थापना का प्रतीक बनी। 2009 में नालंदा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जिससे भारत की ज्ञान धरोहर को वैश्विक मान्यता मिली। यह नालंदा के प्रति एक नई शुरुआत का प्रतीक है।